नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारा जो पहला टॉपिक था कैसा लगा? आज हम शुरुआत करते हैं जंतु से वस्त्र तक। ये आपका एनसीईआरटी बुक 6 क्लास का थर्ड लेसन है, तंतु से वस्त्र तक। देखो, तंतु से ही वस्त्र बनते हैं, ये हमें पता है। और जो वस्त्रों का निर्माण होता है वो कीटों से होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे। तो आज हम बात करेंगे कि पादपों से प्राप्त। आपको पता है ऐसे पादप होता है जिनसे हमें रुई वगैरह, जूट वगैरह प्राप्त होती है। तो उनके लिए तंतु कौन कौन से हैं? देखो, पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु है एक तो रुई, एक पटसन। पटसन को या क्या बोलते हैं? जूट। वो वाला जूट नहीं, ये आपके काम आता है जहां पर आपने देखा होगा कि जितने भी गैरेज वगैरह होते हैं वहां पर जूट का प्रयोग करते हैं। तो ये वही जूट है जिसको हम पटसन बोलते हैं, रुई और जूट। देखो, जो ऊन और रेशम होती है वो किससे प्राप्त होती है? आपको पता है, जंतुओं के बालों से। जैसे खरगोश है, याक। याक ये ठंडे इलाकों में पाई जाती है, याक, है ना। ठंडे इलाकों में शिमला वगैरह, उत्तराखंड वगैरह, उधर ये याक ये ज्यादा होता है। ये जंतु है। ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, इनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। और इन्हीं से ऊनी वस्त्र बनते हैं। क्या बनते हैं? ऊनी वस्त्र बनते हैं, जो कि सर्दियों में काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं? सर्दियों में काम आते हैं। सर्दियों में पहनने के लिए ऊनी वस्त्र चाहिए ना, स्वेटर वगैरह होते हैं वो, उसको हम ऊनी वस्त्र बोलते हैं। ऊनी वस्त्र क्यों बोलते हैं? आपको पता है? कहते हैं कि भाई ऊनी वस्त्र पहनने से हमें गर्मी, हमें 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 गर्मी मिलती है। नहीं, क्या होता है कि जब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो हमारे जो शरीर की गर्मी होती है वो बाहर नहीं जाती, और जिस वजह से हमारा शरीर क्या रहता है? गर्म रहता है। तभी हम कहते हैं कि नहीं, हमें ऊनी वस्त्र पहनने से हमें गर्मी महसूस होती है। वो गर्मी बाहर से नहीं मिल रही, वो वस्त्र से नहीं मिल रही, वो हमारे शरीर की गर्मी ही उसी के अंदर रह जाती है। किसके अंदर रह जाती है? शरीर के अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं जा पाती है। जिससे हमें आराम मिलता है, हमें ठंड कम लगती है। तो ये भी साथ में आपको पता चल गया होगा। और जो ब्लैक कलर के जो कपड़ा होता है ना, वो प्रकाश को बहुत ज्यादा अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तभी तो गर्म रहते हैं। अगर आप ब्लैक ब्लैक कलर के कोई कपड़े पहन के बाहर निकल जाओगे तो अवशोषित होकर आपको गर्म कर देंगे। ठीक है। अब देखो, संश्लेषित या हम बोल सकते हैं संश्लेष तंतु। तो संश्लेष तंतु कौन कौन से? जैसे पोलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिन है। तो ये सारे क्या है? संश्लेषित तंतु है। ठीक है, जिनको संश्लेषित करके, जैसे पॉलिएस्टर, आपको पता है पॉलिएस्टर के कपड़े आते हैं। ठीक है, जो कि आग में जाते पूरे चिपक जाते हैं प्लास्टिक की तरह। हम उसको इस प्रकार के कपड़े को पॉलिएस्टर के बोलते हैं। पॉलिएस्टर के नहीं बोलते हैं क्या? फिर नायलॉन है, एक्रिलिक है, आदि क्या है? ये संश्लेषित तंतु से बनते हैं। अब अगला है कपास। देखो, कपास का, जिसे हम सफेद सोना भी बोलते हैं। और इसके लिए कैसी मृदा चाहिए? काली मृदा चाहिए। और जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण जलवायु। ठीक है, कैसी जलवायु चाहिए? उष्ण जलवायु चाहिए। गर्म इलाके भी चाहिए, उष्ण जलवायु चाहिए, काली मृदा भी चाहिए। और ये अधिकतर होती है कपास की खेती आपके, अगर इंडिया की बात करें तो गुजरात में ज्यादा होती है। गुजरात में ज्यादा होती है। इसको सफेद सोना भी कहते हैं। और कपास से भी वस्त्र बनते हैं। देखो, तंतु से भी बनते हैं, ऊन से भी बनते हैं, ठीक है, कपास से भी बनते हैं। तो ये क्या है? कपास के माध्यम है। इस हम कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें वस्त्र बनते हैं, काफी जगह काम आता है। वही। अगला है जूट। देखो, जूट क्या होता है? देखो, जूट का उत्पादन वर्षा ऋतु में अधिकतम होता है। और ये जहां पर वर्षा अधिक होती है ना, तो वहां पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है। तो कैसे? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, यहाँ पर इसको ज्यादा उगाया जाता है। किसको? जूट को। ठीक है। और जूट के पौधे से ही, तन्ने से पटसन प्राप्त की जाती है। पटसन क्या होती है? इसी का भाग होता है पटसन। जूट को हम पटसन बोलते हैं, इसी से प्राप्त की जाती है, इसीलिए जूट को भी पटसन बोला जाता है। अब देखो, आपको पता है नारियल के भी रेशे निकलते हैं। नारियल के रेशे। और नारियल के रेशे कहाँ से निकलते हैं? नारियल को फोड़कर मध्य फल वीति के माध्यम से रेशे निकाले जाते हैं। जब नारियल को, ये इस प्रकार का नारियल होता है,
इसके बीज को काट कर इसके अंदर से रेशे निकाले जाते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर लिख रखा है मध्य फल विधि। तो मध्य फल विधि के माध्यम से नारियल के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक से ठोकते रहे। अच्छी तरीके से ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। पादपों से प्राप्त तंतु है, रुई पटसन है, ऊन किससे प्राप्त होती है, खरगोश, याक, ऊंट, भेड़ आदि से। ठीक है। और मेन तो ये है कि जो नारियल के रेशे होते हैं वो नारियल के फल के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं, तो मध्य फल विधि। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि नारियल के रेशे फल के नारियल के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो मध्य फल विधि। चलो आगे चलते हैं। देखो एक फ्लेक्स पादप है जिसको हम ये प्राकृतिक तंतु से प्राप्त होने वाला पादप है। कौन सा? फ्लेक्स पादप। अब आगे बात करते हैं लेसन 4। तो लेसन 4 क्या है? वस्तुओं से समूह बनाना। वस्तु से समूह बनाना मतलब धातु के गुण, जैसे चमक वगैरह, कठोरता है। देखो इसमें ये है कि पार्ट में क्या था, नॉर्मल ये था कि धातु के गुण। पहले धातु क्या होती है? धातु वही होती है जिसमें तन्यता पाई जाती है, जिसको हम ठोक कर लंबा बना सकते हैं। ठीक है। अधातु क्या होती है? जिसको तोड़ने पर भंगुर अवस्था प्राप्त कर लेगी, टूट जाएगी, तो वो तो अधातु। और धातु का और गुण क्या होता है? धातु में चमक होती है, कठोरता होती है, तन्यता भी पाई जाती है, धातु को ठोक कर लंबा खींचा जा सकता है, तो जिसको हम तन्यता बोलते हैं। तन्यता क्या होती है? यानी धातु को पीट कर हम उसको बहुत सारा लंबा बना सकते हैं। ठीक है। गर्म करके, पीट के, वो हो गई। इनमें चमक होती है, कठोरता होती है। और दूसरा कौन सा होता है? अधातु। अधातु में क्या होता है? अधातु में ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। अगर उनको हम हथौड़े से मारेंगे तो वो टूट जाएगा, उनमें भंगुर की प्रकृति ज्यादा होती है। चलो आगे चलते हैं। अगला है पदार्थों का पृथक्करण। लेसन नंबर 5 है 6 क्लास का, पदार्थों का पृथक्करण। जो 6 क्लास के स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं आराम से, और साधारण सी भाषा में ही आपको पढ़ाया जाएगा। देखो पदार्थों का पृथक्करण का अर्थ क्या होता है? पृथक्करण मतलब अलग करना, पदार्थों को अलग करना। हम करते हैं ना, जैसे गेहूं में से कंकर बाहर निकालते हैं ना, कि डायरेक्ट ऐसे ही हम उसका चक्की पर रख देते हैं? नहीं, उससे जो कण वगैरह होते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है, उनको हम पृथक्करण के द्वारा अलग करते हैं। तो देखो इनके लिए विधियां है, अलग अलग पृथक्करण करने की विधियां। तो कौन कौन सी है? पहला तो है हस्त चयन विधि। देखो नाम को पकड़ो, हस्त चयन विधि। हस्त यानी हाथ से चयन करके बाहर फेंकना। जैसे गेहूं, गेहूं में से हम कंकर पत्थर बाहर फेंकते हैं ना, कि लिया और पकड़ा और बाहर। फिर चावल, चावल में ऐसे ही हम चावल को हम कह सकते हैं कि मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि हड़िया करना। तो वही है, चावल को हम साफ करते हैं, पृथक्करण के माध्यम से उसको सही करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बड़े कण होते हैं उनको अलग कर देते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है? हस्त चयन विधि कहलाती है। इस विधि को क्या बोलते हैं? हस्त चयन विधि। समझ में आ गया होगा आपको। फिर है थ्रेसिंग। देखो थ्रेसिंग मशीन में क्या होता है आपको पता? थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या होती है? आजकल ट्रैक्टर वाली थ्रेसिंग मशीन आ गई, जिसमें हम गेहूं से कचरा अलग कर देते हैं और गेहूं अलग आ जाता है, आता है ना। अन्न प्राप्त करते हैं थ्रेसिंग मशीन के माध्यम से। जो किसान परिवार से जुड़े हैं उनको पता है थ्रेसिंग मशीन क्या होती है। ठीक है। उससे हम अन्न प्राप्त करते हैं। देखो निष्पादन, निष्पादन में ये होता है आपको पता है, हम कहते हैं खेना, खेना। तो देखो एक बड़े खेना होता है, तो उसके माध्यम से हम हवा के अंदर उड़ेलते हैं, और उसके माध्यम से जो हल्के हल्के जो हल्की जो भी आपके कचरा होता है वो वायु के माध्यम से अलग हो जाता है, और जो थोड़ा भारी भारी धान होता है वो नीचे आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं निष्पादन। क्या बोलते हैं? निष्पादन। किसके द्वारा होता है? ये वायु के द्वारा होता है। ठीक है। आगे चलो, चालन। देखो चालन में क्या होता है कि आटे से बड़ी अशुद्धियां दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? चालन का। आटे से बड़ी अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। देखो अवसादन क्या होता है? जल भरकर भारी कणों को नीचे बैठाना। अवसादन यह होता है कि आपको उदाहरण दूं, मतलब जल भर के हम भारी कणों को नीचे बैठा देते हैं, और जो हल्का होता है उसको ऊपर ले लेते हैं। यही होता है ना। जैसे कि कई नदी तालाब होते हैं, उनमें हमें पानी पीना होता है, तो पानी कैसे पीते हैं? जैसे कि पानी पहले खराब है तो उनको थोड़ा शांत होने देते हैं, तो जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर ऊपर से हम पानी पी लेते हैं, तो पानी साफ पीते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हम चाय पीते हैं, अगर चाय के अंदर जो चाय की पत्ती होती है
अगर उसको बिना छाने हम पीते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे चाय की पत्ती तो आराम से पेंदे में बैठ जाती है क्योंकि बारी है, और चाय है वो हम पी लेते हैं और लास्ट में उसको छोड़ देते हैं, तो चाय के जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या, अवसादन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला है निस्तारण। देखो निस्तारण में क्या होता है, जो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया। यानी अवसादन में ये होता है कि मिश्रण होता है उसको बिना हिलाए हम क्या कर देते हैं, सीधा मिट्टी में उड़ेल देते हैं। जिससे क्या होता है, ये मिश्रित नहीं होते, यानी कोई भी जो भी हम चीज को पृथक्करण कर रहे हैं वो मिश्रित नहीं होती, यानी बिना बिना हिलाए हम मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया करते हैं ना। मतलब हम निस्तारण का कह सकते हैं कि अगर मिट्टी के कण साथ में और हम उसको उड़ाएंगे तो मिट्टी अलग हो जाएगी उससे, ठीक है। फिर अगला है निस्पंदन। तो निस्पंदन में ये होता है कि चाय में चाय की पत्ती को छन्नी से पृथक करना। करता है ना, जो चाय पीने वाले होते हैं उनको पता है कि निस्पंदन की प्रक्रिया के द्वारा हम चाय को छानते हैं। चाय छानने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्पंदन कहलाती। देखो इनको शब्द को पकड़ो, और ये शब्द ही काफी दिक्कत हम पैदा करते हैं। वाष्पन, वाष्पन की प्रक्रिया तो हमें पता है, जल से वाष्प का बनना, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए आपको क्या प्राप्त करना है, जैसे कि आपको मावा बनाना है, तो आप क्या करते हो, दूध को अत्यधिक गर्म करते हो, तो जल की मात्रा होती है वो बाहर चली जाती है, किसके माध्यम से, वाष्प के माध्यम से। और वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा ही बारिश होती है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, तो वही प्रक्रिया। संघनन क्या होता है, संघनन होता है वाष्प का इकट्ठा होना। आपको पता है जब आप एक बर्तन को, जैसे कि ये बर्तन है, ठीक है, बर्तन है, ये नीचे स्टोर है, ठीक है, इसमें आपके पानी है, इसको आप गर्म कर रहे हो। अगर बर्तन खुला है तो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा। अब यहाँ पर एक ढक्कन रख दो, क्या रख दो, ढक्कन रख दो। अब इसको जलाओ, जैसे ये जो बूंदे होगी ना, ये वाष्पन के माध्यम से इस ढक्कन के चिपक जाएगी। आप जब ढक्कन को हटाओगे तो देखोगे कि वहां पर जल की बूंदे इकट्ठी हो गई। तो इससे क्या होगा, आपकी जो जल वाष्प की बूंदे है वो वापस इकट्ठी हो जाएगी। अगर उसको ठंडा करोगे तो वो सारी इकट्ठी होकर जल बना देगी। किस अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संघनन कहलाती है। तो अगला आपका थोड़ा सा एक टॉपिक बच गया है, संतृप्त विलयन क्या होता है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुले वो उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। देखो जैसे चीनी का जल में विलय संतृप्त विलयन कहलाता है, उसमें और कोई हम घोल नहीं सकते। और जैसे कि हम कह सकते हैं मिट्टी में पानी का विलय असंतृप्त विलयन है, क्यों, उसको अलग कर सकते हैं, संतृप्त विलयन में अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। असंतृप्त में क्या होता है, हम उनको पृथक नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने दूध के अंदर पानी, जैसे कि दूध के अंदर पानी मिला दिया, या हम कह सकते हैं चीनी में पानी मिला दिया, तो चीनी घुल जाएगी, तो वापिस अलग होगी नहीं, तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। असंतृप्त विलयन में क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के 5 लेसन पूरे कर दिए हैं। अब देखो अगला लेसन होगा हमारे हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी क्लासें लेते रहें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।